इस लेक्चर में बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि बेसिकली फैराडे लॉ को देखेंगे। तो फैराडे लॉ बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है, और एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे के नाम से, जिन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो है रिपोर्ट किए थे। और जो एक्सपेरिमेंट हैं वो ये थे कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखें तो वो ये है कि he pulled a loop of wire to the right through a magnetic field. A current flowed in the loop। यानी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे अभी हमने केस देखा था, उसने बेसिकली इस लूप को राइट की तरफ मूव किया, तो एक करंट जो है वो इस लूप में करंट जो है वो फ्लो हुआ। इसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसने क्या किया कि जो लूप है उसको फिक्स किया, बट यानी उसने जो हमारा अपरेटस है इसमें इस लूप को फिक्स रखा, लेकिन जो मैग्नेट है उसको लेफ्ट की तरफ मूव किया, तब भी एक करंट जो है वो फ्लो हुआ। और थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इन दोनों को उसने फिक्स रखा, तो उसने क्या किया कि अब दोनों को फिक्स रखा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी स्ट्रेंथ को वेरी किया, तब भी जो है वो करंट इस लूप में फ्लो किया। तो बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये कि इसने इस लूप को आगे पीछे मूव किया, यानी राइट की तरफ मूव किया, तो इसमें जो लूप में करंट एक जो है फ्लो करना शुरू कर दिया। उसने फिर लूप को फिक्स कर दिया, लेकिन मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो तभी मैग्नेटिक जो करंट इस लूप में फ्लो करना शुरू कर दिया।
और थर्ड केस में ये किया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंज किया, तो उस केस में भी जो रिजल्टेंट जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट में देखें कि जो ईएमएफ है उसमें फोर्स को अगर देखें, लेट्स से कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो ईएमएफ है ई है वो इक्वल होता है लेट्स से कि एफ डॉट डी एल के। जो इस केस में जो फोर्स है वो तो बेसिकली हमने देखा था कि वो एफ मैग्नेटिक के इक्वल होती है। ये केस हमने पहले मोशनल ईएमएफ में ये देखा था, और ये फर्दर इक्वल होता है डी फाई बाय टी डी के। तो फर्स्ट केस में तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये है। अब सेकंड अब हमने, और ये जो फोर्स थी बेसिकली एफ मैग्नेटिक, हमने लॉरेंट्स फोर्स लॉ से देखी थी, ठीक है, जिसमें एफ जो मैग्नेटिक है वो इक्वल होती है क्यू वी क्रॉस बी के। और ये एक मूविंग चार्ज, ये फोर्स वो फोर्स होती है जो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में फील करता है। लेकिन इस केस में बेसिकली जो एफ मैग्नेटिक होती है, यानी ये एफ मैग्नेटिक है, जो यहाँ पे हम जो फील्ड यूज करते हैं एफ मैग्नेटिक, लेट्स से स्मॉल एफ वाला, वो लॉरेंट, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है उसको हमने कहा था कि इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। तो ये मूविंग चार्ज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड फर्स्ट केस में तो ये है कि हमने क्या किया कि यानी इसको मूव कराया, तो चार्ज जो है बेसिकली मूव कर रहा है। लेकिन सेकंड केस में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और जो ईएमएफ है, ईएमएफ की वजह से हमने देखा था कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जो एफ डॉट डी एल है, ठीक है, या फिर फर्दर डी फाई डी टी है, तो इसमें जो ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सी हो सकती है? क्योंकि मैग्नेटिक तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक मूव कर रहा है, लेकिन ये आई मैग्नेटिक तो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये फिक्स है। जब चार्ज फिक्स है, चार्ज मूव नहीं कर रहे, तो उस केस में जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक तो नहीं हो सकती। तो उस कोर्स में जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई फील्ड होगी। तो फैराडे ने बेसिकली ये देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, ठीक है, तो इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो अगर हम इस केस में जो एफ फील्ड है वो ई फील्ड है, यानी अगर मैं इसको, क्योंकि ये फोर्स जो होती है वो एफ, इसमें जो एफ स्मॉल है वो इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ पर यूनिट चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम फर्दर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये कॉलम लॉ से रिप्रेजेंट करें और क्यू से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास ई बन जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो ई डॉट डी एल होगी। और इसकी रीज़न बेसिकली जो फैराडे ने ये दी थी कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली
हमने ये देखा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कि जब हम इसको मूव करते हैं तो एक करंट इंड्यूस होता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं कि एफ मैग्नेटिक की वजह से हो रहा है, ठीक है, और वो इक्वल होता है फर्दर डी फाई बाई डी टी के। लेकिन जब हम ये फिक्स कर देंगे तो लॉरेंट्स लॉ ये कहता है कि जब तक चार्ज मूव नहीं कर रहा तो उस पर कोई मैग्नेटिक जो फोर्स है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में जो ईएमएफ है, यानी अगर हम इसको फिक्स कर दें, चार्ज तो मूव कर ही नहीं रहा, तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो करंट इंड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे के, जो हमारे पास इसको मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है जो कि फर्दर ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, यानी ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा है कि ये हमने इक्वल होता है एफ डॉट डी एल के फर्दर, और ये फोर्स फर्दर बेसिकली इस केस में हो जाएगी ई डॉट डी एल के, और ईएमएफ फर्दर ये भी होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है इस केस में वो इक्वल है बी डॉट डी ए के, और अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज देखें डी फाई बाई डी टी, तो वो फर्दर इक्वल हो जाएगा डी टी बाई डी ए, ठीक है, जो कि ये टाइम के रिस्पेक्ट से है, तो इसको हम पार्सल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ईएमएफ है फर्दर, उसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस बी डॉट टी डॉट डी ए के, ठीक है। और अगर इस पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा फर्दर डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू बी डॉट डी ए माइनस के साथ। अब जो कि ये दोनों इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल्स हैं, तो और दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेट हो रहे हैं इंटीग्रांड वो मस्ट बी इक्वल, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ टी। तो इस चीज़ को कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसको हम फैराडे लॉ भी कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट होती हैं, यानी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती हैं। तो उस केस में क्या होगा कि डेल क्रॉस ई फर्दर जीरो के इक्वल हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी, तो उसको हम फैराडे लॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड केस है, थर्ड केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, थर्ड केस में बेसिकली ये है कि हमने दोनों को फिक्स रखा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं कि आर कोई रेजिस्टेंस है और ये आई है। तो इस केस में जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, उससे फर्दर जो है वो करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इससे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि
and for whatever reason the magnetic flux through a loop changes and EMF will appear in the loop. यानी इसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि एक हमारे पास मैग्नेट है और उसको अगर हम एक वायर से पास करा रहे हैं, इसकी लेंथ बेसिकली L है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो इस वायर में EMF इंड्यूस होगा उसको अगर मैं ग्राफ करूं तो वो बेसिकली इस तरीके से होगा। यानी ये टाइम है और ये इसको मैं मूव करा रहा हूँ, यानी यहाँ से पूरा पास कराया, तो जब EMF है वो पहले नेगेटिव होगा और जब जैसे ही वो इन द एंड जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि शुरू में जैसे ही इसके करीब आते हैं तो फ्लक्स इसके करीब जो है वो, अगर चेंज ऑफ फ्लक्स देखें तो जैसे ही ये करीब आता है, शुरू में अगर दूर है इससे तो फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आता है तो हमारे पास जो d ऑफ f ऑफ t है, ठीक है, वो चेंज होता है, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास EMF जो है वो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से जब ये दूसरे एंड पे जाते हैं तो उस केस में भी जब फ्लक्स जो है रेट ऑफ चेंज जब इंक्रीज होता है तो उस केस में जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको अगर आप राइट हैंड रूल से भी देखें कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो EMF को भी इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉ है जिसे हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, और वो बेसिकली ये कहता है कि द इंड्यूस्ड करंट will flow in such direction that flux it produce tends to cancel the change। या इसको अगर आप आम लफ्ज़ों में देखें तो नेचर abhors a change in the flux। तो जब देखें यहाँ से फ्लक्स जैसे ही मैक्सिमम चेंज होता है यहाँ से, तो उस केस में हमारे पास EMF जो है या इंड्यूस्ड करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जब वो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है इतनी लेंथ के लिए, इतने टाइम के लिए, उस केस में हमारे पास जो EMF है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही फ्लक्स दोबारा चेंज होना शुरू हो जाता है तो उस केस में उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट हो जाती है,
और इसको अगर आप राइट हैंड रूल की फॉर्म में भी देखें तो भी ये देख सकते हैं, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है। इसी तरीके से एक हम लेट्स से इंडक्टेंस को देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है, लूप है लेट्स से, जिसका करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये लूप 1 है। और एक और हम लूप इसी के करस्पॉन्डिंग एक हम लूप बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस लूप 2 में से गुजर रही है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 वाली गुजर रही है, यानी ये B1 है, ये I1 है, ठीक है। तो स्टेडी करंट, ये जो स्टेडी करंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने बेसिकली बायो-सेवर्ट लॉ से देखा था कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई I1 और D ऑफ I क्रॉस R स्क्वायर, ठीक है। और अब ये बेसिकली जब ये करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्दर इस लूप में से गुजरेगी तो एक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो उस फ्लक्स को अगर हम phi2 से रिप्रेजेंट करें और उस फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंशियल एरियाज हैं, ये इसको मैं DA1 कह रहा हूँ तो इसको मैं DA2 कह रहा हूँ, तो ये DA2 है, ठीक है। तो अब देखें इसमें बेसिकली अगर मैं इसको जो इस केस में यानी यहाँ से मैं अगर करंट, स्टेडी करंट को बढ़ा दूँ, यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं, क्योंकि ये आई को इंक्रीज करने से, यानी ये देखें आई को इंक्रीज करने से B1 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जितनी ये इंक्रीज होगी उससे अगर आप देखें तो फर्दर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो बेसिकली इस तरीके का रिलेशन है कि अगर मैं फाई को बढ़ाऊँ तो यानी इसको बढ़ाऊँ, जो स्टेडी करंट है उससे मेरा जो फ्लक्स है सेकंड लूप के अंदर वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करूँ, मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया। यानी जो phi2 है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ M21 I1 से। इसको बेसिकली हम किसी एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको आना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक हल्का सा कंप्लीटनेस के लिए बता देता हूँ कि जैसे हमने एक तो स्टोक्स थ्योरम हमने पढ़ा था, ठीक है, और इस तरीके से हमने एक पोटेंशियल पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पोटेंशियल पढ़े थे जो वी से रिप्रेजेंट करते थे, और हमने कहा था कि अगर मैं इसको इसका ग्रेडियंट ले लूँ तो ये ई फील्ड के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने ये भी कहा था कि इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी एक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बेसिकली उसके लिए भी एक हम अगर P1 को जो है वो डेल क्रॉस A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखा है कि बेसिकली जो phi2 है वो इक्वल है B1 डॉट DA2 के। तो अगर हम इसको एक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डेल क्रॉस A1 डॉट DA2 की फॉर्म में। और अगर हम इसको फर्दर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा A1 डॉट DL2 के इक्वल phi2। ठीक है, अब इस पोटेंशियल को बेसिकली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता इसकी डेरिवेशन को, लेकिन मैं आपको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो बता रहा हूँ। तो अगर हम इस पोटेंशियल को बेसिकली इससे रिप्रेजेंट कर दें एक ताकि जब हम डेल क्रॉस ए करेंगे तो ये हमारे पास जो B1 है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम A1 को इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दें तो phi2 जो है चूँकि ये भी एक इसको जब हम A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये भी लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, ये भी एक लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, और यहाँ पे जो कि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। 4 पाई A1 डॉट DL1 बाय R और डॉट बेसिकली DL2 के इक्वल हो जाएगा। ये बेसिकली जो मैंने स्टोक्स यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है, यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ये DL2 है, तो उसमें मैंने A1 की वैल्यू जो है वो सिर्फ पुट कर दी है। ठीक है, तो ये phi2 हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I 4 पाई A1 डॉट DL1 R सॉरी मैं इसको दोबारा से, क्योंकि मैंने A1 की वैल्यू इधर पुट कर दी है तो यहाँ पे मेरे पास ये नहीं आएगा। इसको मैं दोबारा से लिखूँ कि मेरे पास मैं जो B1 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पोटेंशियल से। ठीक है, और हमने ये देखा है कि जो phi2 है वो बेसिकली जो है वो DA2 की वजह से, यानी ये जो लूप है इसमें मैं I को जो चेंज कर रहा हूँ उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो आगे फ्लक्स क्रिएट कर रही है दूसरी लूप में। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की है लेकिन जो फ्लक्स है वो दूसरी लूप में पैदा हो रहा है। और इसको मैं फर्दर ये कह रहा हूँ कि ये इक्वल हो जाएगा डेल क्रॉस A1 डॉट DA2 की फॉर्म में। ठीक है, और जब मैं इसमें स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा A1 डॉट DL2 की फॉर्म में। A1 को मैंने फर्दर ये एज्यूम कर लिया है कि बेसिकली हमने B1 को ये रिप्रेजेंट किया था कि ये इक्वल है म्यू नॉट 4 पाई I के DL1, और ये बेसिकली बायो सेवर्ट लॉ की फॉर्म में है। ठीक है, तो
अब हमने ये देखा है कि बेसिकली अगर मैं और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है डेल क्रॉस A1 से, और इसमें जो A1 होगा, ठीक है, इसमें देखें कि A1 जो है वो सिंपल, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I 4 पाई DL बाय R, जो कि अब इसमें जो डिफरेंस बच रहा है वो कर्ल का बन रहा है, यानी अगर मैं इसका कर्ल लूँगा तो ये यही चीज़ बच जाएगी। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा I 4 पाई DL R और डॉट हो जाएगा DL2, ये DL1 है और ये DL2 हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट फाई है मेरे पास फाई 2, वो हो जाएगा μ2 I1 4 पाई इंटू DL1 R डॉट DL2। अब चूँकि फाई 2 हमने देखा था कि ये होता है इक्वल M21 I1 के, तो जब मैं M21 अगर निकालना चाहूँ तो ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉड 4 पाई DL1 डॉट DL2 R के। तो इस जो डबल लाइन इंटीग्रल है, इस फॉर्मूले को कहते हैं न्यूमैन फॉर्मूला। और बेसिकली ये सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए है। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली ये एक जियोमेट्रिक क्वांटिटी है, और अगर मैं लूप की पोजीशन चेंज कर दूं, यानी इस लूप की पोजीशन चेंज कर दूं, तब भी जो ये इंटीग्रल है वो सेम आएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 1 है या 1 2 है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कोई भी शेप हो या पोजीशन हो, तो flux through 2 when we run a current 1 around 1 is identical to flux through 1 when we send the same current 1 around 2। तो यानी जो भी शेप हो, कुछ भी, यानी इन लूप्स की कोई भी शेप हो, ठीक है, तो अगर हम इसमें से जो करंट जो है चेंज करें, ठीक है, जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो सेम होगा कि अगर हम इसमें से क्रिएट करें। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि whatever the shapes and position of the loops, the flux through 2 when we run a current I around 1 is identical to the flux through 1 when we send the same current I around
2, यानी जो कि ये बेसिकली सेम है। अगर हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें से जो करंट चेंज करें, जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो सेम होगा अगर हम इसमें से जो करंट चेंज करेंगे। यानी अगर मैं करंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई एक सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से रन करूँ, जो फ्लक्स यहाँ से इंड्यूस हो फ्लक्स इसमें जो रन होगा वो सेम होगा अगर मैं ये चीज़ अपोजिट कर दूँ। यानी अब मैं करंट इसमें से रन करूं और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है, वो जो फ्लक्स है, यानी फ्लक्स 2 यहाँ पे और ये जो फ्लक्स 1 है वो दोनों सेम होंगे। इसी तरीके से अगर हम ये करें कि करंट जो है, यानी हमारे पास ये सेटअप है, ठीक है, आई, और यहाँ पे दूसरी लूप है, लूप 2, ये है लूप 1। अब इसमें अगर हम करंट को चेंज करें, वेरी करें, ठीक है, तो जो फ्लक्स है इसमें वेरी करेगा, ठीक है। और ये पता है कि हमें फैराडे लॉ से पता है कि जो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उस केस में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। यानी जो E2 है वो ये ईएमएफ है जो सेकंड लूप में है, वो इंड्यूस हो रहा है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। और इसको हम फर्दर ये कह सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है करंट, जो स्टेडी करंट है उसके चेंज करने से। और M जो है बेसिकली वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला है। यानी अगर हमने यहाँ पे करंट को चेंज किया है, ठीक है, अगर हमने करंट को चेंज किया है तो उसके चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने से क्या होगा कि अब फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास जो ईएमएफ जो है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इससे ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अगर फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम चेंज करें करंट, ठीक है, तो उससे ईएमएफ जो है सेकेंड लूप का वो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। अगर हम देखें कि ये इससे ना सिर्फ ईएमएफ जो है दूसरी लूप का चेंज होगा बल्कि इस लूप का भी जो ईएमएफ है वो चेंज होगा, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि फाई एल आई, यानी हमने क्या किया कि यहाँ पे जो करंट है वो चेंज किया, ठीक है। तो इसके चेंज होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और उससे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो चेंज हो रहा है। उससे जो है जो फर्दर फ्लक्स है इस फर्स्ट लूप का वो भी चेंज हो रहा है। यानी अगर हम इसको देखें कि ये चेंज करने से, करंट चेंज करने से इसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो यानी अब जितना मैं आई को इंक्रीज करूँगा उतना फ्लक्स इस लूप का भी चेंज होगा। तो उस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी यानी फाई को अगर मैं चेंज करूँगा, यानी ये आई को चेंज करूँगा, उतना फ्लक्स इस लूप सेल्फ वाली लूप का भी, यानी जिस लूप में करंट घूम रहा है उसका भी फ्लक्स चेंज होगा। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा। तो इस कांस्टेंट को बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस
कहते हैं। ठीक है, ये भी इंडक्टर्स की तरह जो ज्योमेट्री यानी साइज और शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है। अगर करंट जो चेंज होगा, ठीक है, तो उस केस में जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा इक्वल एल डी आई डी टी के।